अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ मी हमना अस्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि कर्व्स जो हैं वो होते क्या हैं। कर्व्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, या एक चीज़ के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, आया वो बढ़ रही है या कम हो रही है। ये चीज़ हम लोग ग्राफ के ज़रिए, कर्व्स के ज़रिए इजीली पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 टाइप्स के कर्व्स को डिस्कस करेंगे, एक हीटिंग कर्व और दूसरा कूलिंग कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हीटिंग कर्व्स क्या होते हैं। हीटिंग कर्व में ऐसा क्या प्रोसीजर है जो कि प्रोसेस हो रहा होता है। हीटिंग कर्व हमें बताता है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हीटिंग कर्व में हमें पता है कि जब हम सॉलिड को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जब उसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर वो एक लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और जब हम फर्दर लिक्विड को हीट करेंगे, उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हमें पता है कि वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो बॉईल होगा तो ऑटोमेटिकली वो वेपर फेज में चला जाएगा, जिसको हम लोग स्टीम या फिर गैस फेज भी कह रहे होते हैं। कूलिंग कर्व में क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को कूल करेंगे तो वो अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से शो करेगा। ऐसा क्या होगा कि जब हम चीज़ों को कूल करेंगे, हमें पता है जब हम गैस है उसे कंप्रेस करते हैं, यानी उसे जब कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है लो करेंगे, हमें पता है वो लिक्विड फेज में आ जाएगा। लिक्विड को जब हम लोग और ज़्यादा कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका कूलिंग कर्व जो है इजीली ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से गैस लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड से जो सॉलिड फॉर्म है वो किस तरह से बन रही है। ये एक ऑरली जो था हीटिंग और कूलिंग कर्व की रिप्रेजेंटेशन थी। अब हम इसे ग्राफ के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर, जो कि हम लोग मेजर करेंगे सेल्सियस में, और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया है इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जितनी भी किसी सब्सटेंस में टोटल अमाउंट ऑफ हीट होती है या एनर्जी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, या टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से इंटरनल एनर्जी जो है वो किस तरह से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ किस तरह से हो रही है। ये अब हम ग्राफ के ज़रिए से शो करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए से बी तक हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर है, और यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी इंक्रीज़ करी है। आप देखें कि ये हमारे पास 0 पॉइंट था, और ऊपर जाते वक्त ये जो है हमारी बढ़ गई। इसी तरह यहाँ से भी ये इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। तो हम लोग बखूबी देख सकते हैं कि पॉइंट ए से बी तक हम लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। जब पॉइंट जो है बी रीच कर जाएगा तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। जब सॉलिड को हम लोगों ने हीट किया तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। बी पे उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास आ गया, एम पी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। जब हम लोग बी से सी तक जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रही, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। हम लिख सकते हैं कि बी से सी तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही। अलबत्ता इंटरनल एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जा रही है। ये 1 था, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2 हो गई है इसकी इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से सी तक सॉलिड लिक्विड फेज़ आ रही है, यानी कि जो सॉलिड है मेल्ट होकर लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट होता जा रहा है।
अब हम देखते हैं कि सी से डी तक क्या हो रहा है। सी से डी तक आप अगेन देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब देखें यहाँ से 1 से ये 2 पे चला गया, यानी सी से डी तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि सी पे हम लोगों के पास लिक्विड फेज़ आ चुकी थी। अब लिक्विड फेज़ को जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो गई है, यानी सी से डी तक हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो बॉइलिंग का प्रोसेस है। अब जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो हमें पता है कि बॉयल करने से इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो फिर गैस फेज़ में जाने लगते हैं। यहाँ पे डी पॉइंट हमें सजेस्ट कर रहा है, हमें बता रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रीच कर चुका है। अब डी से ई तक वैसे ही सूरत हाल जैसे बी से सी तक थी, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट था, जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जा रही थी। डी से ई तक भी ऐसे ही है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। डी से ई तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, वो बढ़ती जा रही है। अब जब हमें पता है कि जब हम उसे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो उसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलेकुलर या इंटरमोलिकुलर जिसे हम लोग कहते हैं, फोर्सेस जो होती हैं, मोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका बॉन्ड वीक हो रहा है और वो जो टाइटली पैक्ड थे आपस में वो खुलते जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस पे बनते जा रहे हैं वो। इससे अब हम लोग को ये पता चलता है कि डी से ई फेज़ के दौरान जो लिक्विड है वो गैस फेज़ में चेंज होता जा रहा है। अब ई से एफ तक दोबारा से टेम्परेचर जो है हम लोगों का वो इंक्रीज़ कर रहा है और हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि जो गैस जो है फॉर्म जो है वो बन रही है, वेपर फेज़ जो है हम लोगों के पास अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टीम बन गई है। जो लिक्विड था गैस फॉर्म में चेंज हो रहा था, अब वो कम्प्लीटली वेपर स्टेट में चला गया है। ये था हम लोगों का हीटिंग कर्व, जिसमें ए से बी तक टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा था। आपने देखा कि हीट हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जब हम सी से डी तक गए दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे ही ई से जब हम एफ तक गए तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है और जो सॉलिड है वो सॉलिड जो है वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो रही है। तो ये था हम लोगों का कूलिंग हीटिंग कर्व। इसका जो इन्वर्स प्रोसेस है वो हम लोगों के पास कहलाएगा कूलिंग कर्व। F से E तक आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं टेम्परेचर जो है हमारे पास 3 है, लेकिन E पे आके अब हम लोग के पास टेम्परेचर जो है वो 2 पे चला गया, यानी कि टेम्परेचर E से F तक डिक्रीज़ हुआ है। जो हम लोग के पास वेपर स्टेट थी, वेपर फेज़ था हम लोग के पास, वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होता आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि E से F जो था, जब हम इसका बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे F से E तक, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी जो आप लोगों ने देखी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि डिक्रीज़ होने का मतलब है कि उसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जो है टाइटली पैक्ड होते जा रहे हैं, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में आ गए। ई से डी तक जो है हम लोग के पास अब दोबारा से लिक्विड फेज़ आ गई है। हम लोग देखते हैं कि डी से सी तक दोबारा से टेम्परेचर जो है वो हम लोगों के पास डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होने की वजह से वही बात हम लोगों की कि इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग दोबारा से कर रहे हैं, उनके दरमियान की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है। अब वो जहाँ पे ये बॉइलिंग स्टेट था ना, वो अपना बॉइलिंग स्टेट जो उसका आ चुका था, उसको जो है वो उसको अब हमने कूलिंग फेज़ में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब सी से अगर हम डी से सी तक जाएं तो हम लोग के पास आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि डी पे हम लोग के पास लिक्विड बॉयल हो रहा था ना, यानी कि अब हमने बॉइलिंग लिक्विड को, जो यहाँ पे लिक्विड फेज़ थी हम लोग के पास, उसे हम टेम्परेचर जो है कम करते जा रहे हैं और उसको हम लोग फ्रीज़ करते जा रहे हैं। FEP का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे सी पे आके इसका
फ्रीजिंग पॉइंट आ गए नीचे की तरफ, जो इसका नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है ना, इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो है हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। सी से बी तक हम जब दोबारा से रिवर्स जाएंगे, टेम्परेचर हम लोग के पास कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट से जब हम दोबारा से उसको टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम कर देंगे, तो हम लोग देखते हैं कि वो दोबारा से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जो कि है वाटर की, H2O, वाटर की। किस तरह से वाटर को जब हम हीट करते हैं या फ्रीज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो किस तरह से हम उसे एक ग्राफ के, अब हम जो है कर्व नहीं बनाते, हम एक सीधी जो है आपको एक सिंपल मेथड से जो है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करके बताती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों के पास आइस है, हम लोगों के पास आइस है, जो कि आइस होती है -4 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे, जब टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगी। जो आइस है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जब हम फर्दर इसे हीट करेंगे, लेट्स सपोज हम लोग चले जाते हैं 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो हम लोग को पता है कि जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फर्दर हीट करेंगे अगर उसे, उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, लेकिन फर्दर हीट करने पे वो जो सॉलिड स्टेट है वाटर की, वो फिर गैशियस फेज में यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का रिवर्स प्रोसेस हम लोगों के पास कूलिंग कर्व भी होता है, जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस किया, ये हमारे पास था हीटिंग कर्व, हम लोग के पास था ये हीटिंग कर्व। इसी का इन्वर्स जो है वो हमारे पास कूलिंग कर्व आ जाएगा। वो किस तरह से, हम लोगों को पता है कि जब हम लोग गैशियस फेज में होता है जो लिक्विड, जब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो हम लोगों के पास वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, वो दोबारा से लिक्विड फेज में आ जाएगा। लेकिन हम जब टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से उसके दरमियान की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, वो आपस में और ज़्यादा मजबूती से पैक हो जाएंगे, तो वो फिर दोबारा से अपनी सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। जब 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और हम लोग टेम्परेचर को मज़ीद कम करेंगे, तो वो जो वाटर स्टेट थी, वो दोबारा, वाटर की लिक्विड स्टेट थी, वो दोबारा से आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग जो ये सॉलिड सब्सटेंस होते हैं या लिक्विड होते हैं गैशियस फॉर्म, उनका सिर्फ टेम्परेचर जो है वो कम या ज़्यादा करने से ही हम लोग उसकी जो है स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। हम लोग बल्कि उसका प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके भी उसके जो स्टेट है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिज़िकल स्टेट जो होती है उसकी, या फिर वो गैशियस फेज़ में है, लिक्विड फेज़ में है या सॉलिड फेज़ में है, उसको हम लोग प्रेशर को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करवा के भी उसकी स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों के पास आ जाता है अमोनिया। अमोनिया जो कि हमें पता है कि गैशियस फेज़ में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे, इस गैशियस फेज़ को जब हम लोग कंप्रेस करेंगे और उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे, कंप्रेस करते अंदर की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं उसे हम लोग इंक्रीज़ करवा रहे हैं। कंप्रेस करने की वजह से उसके दरमियान की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और वो जो है लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम लोग गैशियस अमोनिया को -34 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फेज़ में स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का हीटिंग और कूलिंग कर्व, जिसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर लिया है, और हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि जस्ट हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट या कूल करके ही उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं कर सकते, बल्कि प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके भी हम लोग उसकी फ़िज़िकल स्टेट को डिक्रीज़ जो चेंज है वो कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. If you have any question, then ask it in the comment section. I will definitely explain it. Thanks for watching. Allah Hafiz.